नमस्कार। वैद्य धर्माधिकारी सर को प्रणाम करते हुए तथा यहाँ पर उपस्थित सभी वैद्यगण और विद्यार्थीगण को प्रणाम करते हुए मैं आज का लेक्चर आरंभ करने जा रही हूँ। अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान के इस मंच पे व्याख्यान लेना यानी मेरे लिए एक बड़ा साहस ही है। होप सो इस साहस को मैं व्याख्यान दौरान निभा पाऊंगी। तो आज का मेरा विषय है दोष गति। आज हम जानने वाले हैं दोष गति के बारे में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्षय, स्थान और वृद्धि गति। तो शुरू करते हैं आज का व्याख्यान। सर्वप्रथम जब हम गति यानी उसका बेसिक मीनिंग क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलता है कि गति यानी गमन कर्म। यह अर्थ उसका शब्द कल्पद्रुम में आया हुआ है, जो बेसिकली सबको पता है कि गमन कर्म, गति यानी गोइंग, मूविंग इन जनरल या मोशन, इस तरह से हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। यह भी मोनियर विलियम डिक्शनरी में उसका अर्थ आया हुआ है। तो गति को हम ग्रंथ में कहाँ जोड़ पाएंगे? तो सबसे पहले हमारे ख्याल में वात दोष आता है, क्योंकि वात दोष तत्र वा गति गंधनयो इति धातु, तो गति गंधन धातु से वात शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस तरह से हम इसकी निरुक्ति करते हैं। तो वा ये गत्यर्थक शब्द है। सिमिलरली रस धातु की जब हम बात करते हैं तो रस, यह भी एक गत्यर्थक धातु से उत्पन्न हुआ है। ये शब्द अहर अहर गच्छति इति रसाहा, यानी जो दिन रात चलता रहता है, नॉन स्टॉप जो चलता रहता है, नॉन स्टॉप जिसकी गति जारी रहती है, जिसका मोशन चलता रहता है, उसे हम रस कहते हैं। तो वायु की गति तो हमें पता है, यहाँ पे रस की गति के बारे में देखा। लेकिन शारंगधर का ये श्लोक जो है ये हमें सभी को पता है। पित्तम पंगु कफाह पंगु पंगवो मलधातवाः वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। तो प्राकृत अवस्था में हम अगर देखते हैं तो ये हमें पता है कि दोषों को, धातुओं को या मलों को जो भी गति प्राप्त होती है वो केवल और केवल वायु के वजह से ही होती है। जिस तरह से जो रेन क्लाउड्स है उनको वायु जहाँ ले जाता है वहां जाके वो बरसते हैं, उसी तरह से वायु इन दोष धातु मलों को जहाँ पर भी शरीर में संचार कराता है उस तरह से ही इनका संचार होता है। ये प्राकृत गति के बारे में इसका वर्णन आया है। तो जब हम रस धातु को भी गति है इस तरह से जब हम कहते हैं, तब इस सूत्र का ख्याल हमें आता है। व्यानेन रस धातुर्हि विक्षेप उचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा। तो यहाँ पर व्यान वायु और रस धातु के प्राकृत कर्म का वर्णन किया गया है कि रस धातु, रस शब्द ये गत्यर्थक धातु से निर्माण हुआ है, यह जानते हुए भी उसकी गति जो है वो भी व्यान वायु से ही होती है। और इसकी वजह से ही विक्षेपः, चक्रपाणी कहते हैं, विक्षेपः उचितम कर्म यस्य सः। तो विक्षेप उचित यानी प्राकृत कर्म, तो विक्षेपण यानी क्या? सेंडिंग या स्कैटरिंग, इस तरह का जिसका कर्म है वह उचित कर्म है। और इसीलिए इसे विशेषण दिया गया है कि विक्षेप उचित कर्मा, व्यान वायु को विक्षेप उचित कर्मा यह विशेषण दिया गया है। तो विक्षेप यानी सेंडिंग या स्कैटरिंग, तेन व्यानेन यानी उस रस धातु को व्यान से ही गति प्राप्त होती है। तेन व्यानेन युगपत, तो युगपत का अर्थ यहाँ पर एक काल, एक ही साथ में सभी सर्व शरीर को रस धातु का लाभ होता है। सर्वस्मिन् विज्ञाते, ये हमने देखा, सेंडिंग और स्कैटरिंग। अजस्रम अविश्रांतम यानी बिना रुके, नॉन स्टॉप, सदैति सर्वकालम, संपूर्ण काल में ये गति चालू रहती है। तो जैसे हमने देखा गति वायु द्वारा ही होती है। और आगे विकृति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, चरक कहते हैं, क्षिप्यमाण रसः सज्जति यत्र सः करोति विकृतिं खे वर्षमिव तोयदाः।
तो क्षिप्यमाणः यानी विक्षेपण होते हुए ख वैगुण्य की वजह से जहां पर यह रस धातु रुक जाता है होती है। जिस तरह से मैंने बताया कि जहाँ भले ही प्राकृत कर्म कर रहा है या विकृत कर्म कर रहा है, वो धातु मलों की गति, तो जहाँ पर भी वो प्राकृत या विकृत दोष धातु ले जाता है, जाकर ये विकृति उत्पन्न करते हैं। माधुरी जी, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। अभी ठीक नहीं, अभी तक मेरी नहीं। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। हाँ, अभी कुछ यहाँ पर का दिखा रहा है, एक सेकंड मैं चेक करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप मेरे नेटवर्क कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं 2 मिनट में फिर ज्वाइन हूँ। आप डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाइए माधुरी। हाँ, यस यस श्योर। मेघना जी। जी मैडम, कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, ऐसे कंपटीशन की अनाउंसमेंट करनी है। जी हाँ मैम, अंत में करते हैं। और सब्जेक्ट भी बोलने हैं। मेघना। गया मैडम? गया मैडम? हाँ हाँ, बुलाते। आप ही बता सकते हो तो अच्छा। तो मैम आप ही बता दीजिए। अच्छा हाँ। मुझे कनेक्ट हो रही है, तब तक आप बता सकते हो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हर साल अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान की तरफ से जो दूसरा कार्यक्रम होता है, उसके बारे में हमने पहले ही दिन प्रास्ताविक में बताया था। तो उसमें एक कैलाशवासी बिंदु माधव कट्टी सर के स्मरण में एक ऐसे कंपटीशन नेशनल लेवल पे होती है, जिसमें हिंदी या इंग्लिश में ऐसे लिखने हैं, और जो महाराष्ट्रियन है वो मराठी में भी लिख सकते हैं। तो तीनों भाषा में ऐसे हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके विषय है शांतिर आम विकाराणाम भवती तु अपतर्पणात्। दूसरा विषय है जनपद ध्वंस इन टूडेज एरा, और तीसरा विषय है आयुर्वेदीय व्याधि निदान पद्धति विशेषता। अभी ये विषय और सभी उसकी पोस्ट हम ग्रुप पे तो डालेंगे ही, सबके पास ये सब बातें पहुंच जाएंगी, लेकिन सिर्फ उसके बारे में एक बताना था इस कार्यक्रम में, इसलिए मैंने अभी बताया है। इसमें 2 प्राइज होते हैं। रोक रकम का प्राइज होता है। फर्स्ट प्राइज 3000 रुपीज का होता है और सेकंड प्राइज 2000 रुपीज का होता है। कट्टी सर के विद्यार्थी और अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान मिला के ये कंपटीशन होती है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी गण है, अंडर ग्रेजुएट के, पोस्ट ग्रेजुएट के, इंटर्न्स, उन सभी के लिए ये निबंध स्पर्धा वो क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा टाइम था, इसलिए मैंने ये आपके सामने रखने की बात की। शायद माधुरी मैडम अभी उनका लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।
मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी माधुरी आ रही है। हाँ। प्रेजेंटेशन मोड कीजिए। हाँ, यस। ओके, स्क्रीन भी दिखना ठीक से? जी माधुरी दिख रही है। करते हैं। तो मैं ये बताती कि प्राकृत स्थिति या विकृत स्थिति में भी वायु है जो अन्य दोष धातुमलों को गति दिलाता है। तो अब गति के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने गति का मीनिंग देखा, से हम कहते हैं गमन। अब यहाँ पर गति के कुछ और सिनोनिम्स या कुछ और मीनिंग्स आपके होंगे। तो गति और है यात्रा, जिसे मोनियर डिक्शनरी में पाथ, वे, कोर्स इस तरह से डिस्क्राइब किया है, उसे हम एसोसिएट कर सकते हैं। तो गति के प्रकार ये हुए हैं, से भी हम गति से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे जब हम मार्ग या यात्रा, ये गति का अर्थ है, ये जब हम कहते हैं, तो जो रोग मार्ग बताए गए हैं, त्रयो रोग मार्ग, कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि गति, ये जो है ये उससे हम एसोसिएट कर सकते हैं। सिमिलरली दशा या स्वरूप, यह भी एक गति का दूसरा अर्थ है, और जिसे हम स्टेट या सिचुएशन कहते हैं। तो उससे कालकृत गति से हम एसोसिएट कर सकते हैं, जो गति का एक प्रकार है। तो चय, प्रकोप, प्रशम, ये जो कालानुसार जो भी दोषों का होता है, तो वह दोषों का एक स्वरूप दिखाता है, एक दशा दिखाता है। तो एक स्टेट ऑफ दोषाज है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो उसे हम इससे जोड़ सकते हैं। सिमिलरली अभ्युपायः यानी टू गो टूवर्ड्स और टू अप्रोच टूवर्ड्स, जिसका मोनियर विलियम डिक्शनरी मैनर ऑफ गोइंग या अराइविंग एट ऐसे एक मीनिंग बताया है। तो उसे हम ऊर्ध्व, अध और तिर्यक गति से हम जोड़ सकते हैं। सिमिलरली जब हम प्रमाण, ये भी एक गति का ही पर्याय है। प्रमाण और गति के पर्याय के लिए प्रपोर्शन, ये मोनियर विलियम डिक्शनरी में उसका अर्थ आया है। वो हम इजीली क्षय, स्थान और वृद्धि गति से एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि क्षय, स्थान, वृद्धयोः दोषमानम इस तरह से कहा गया है। तो यही इसी का हम रेफरेंस देखेंगे कि इसका रेफरेंस कहाँ पे आया है, इन गतियों का वर्णन कहाँ पे आया है। तो चरक सूत्र 17 में यह वर्णन आता है। तो वो श्लोक को पहले हम देखते हैं। क्षय, स्थान, वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः, ऊर्ध्वं च अधश्च तिर्यक् च विज्ञेया त्रिविधा अपरा। त्रिविधा च अपरा कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधिषु इत्युक्ता विधि भेदेन दोषाणां त्रिविधा गतिः। तो इस तरह से जो भी हमने अभी लास्ट स्लाइड में जो भी गति के पर्याय देखे, उससे हमने इन विविध गतियों के साथ जोड़ने की कोशिश की। तो अब इनको हम डिटेल में देखेंगे। जैसे क्षय, स्थान, वृद्धि, यह एक गति का प्रकार है। सिमिलरली ऊर्ध्व, अध, तिर्यक, यह त्रिविधा अपरा यानी ये अन्य और भेद है गति का। त्रिविधा च अपरा कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि इति उक्ता विधि भेदेन दोषानां त्रिविधा गति। यहाँ पर चरक कहते हैं कि विधि भेद से हम यहाँ पर इन तीन दोषों के तीन गति का वर्णन कर रहे हैं। तब जब हम चक्रपाणी में और गंगाधर में इस विषय के बारे में जब हम देखते हैं, तो स्पेशली
विधि भेद जो हम कहते हैं वो संप्राप्ति का भी एक भेद है। संप्राप्ति जब हम संप्राप्ति के भेद जब हम देखते हैं तो संख्या, प्राधान्य, विकल्प, विधि, तो जो विधि है यह संप्राप्ति का भी एक भेद है। तो उस टीका में चक्रपाणी कहते हैं, विधि का अर्थ बताते हैं कि विधिश्च प्रकारो भेद इत्यर्थः। तो उसका अर्थ यह है कि विधि यानी उसके प्रकार या भेद, लेकिन संख्या संप्राप्ति में ऑलरेडी उसके भेद बताए हुए हैं, तो वो केवल न्यूमरिक भेद है, ये हम कह सकते हैं। संख्यादि अगृहीते व्याधि प्रकारो अयम विधि शब्दो वर्तनीयाः, ये चक्रपाणी वहां पर चरक निदान अध्याय 1 में संख्या संप्राप्ति और विधि संप्राप्ति की टीका में बताते हैं कि संख्यादि अगृहीत, जो संख्या संप्राप्ति में जो व्याधि के न्यूमरिक प्रकार जो नहीं बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज इत्यादि के अलावा जो प्रकार है वो हम इस विधि शब्द से अभिप्रेत कर रहे हैं। तो उसी चरक के उसी गंगाधर की टीका में अगर हम देखेंगे तो इट वुड सीम एज इफ ये एक डायलॉग है चक्रपाणी और गंगाधर में। तो उसी इससे हम इसे देखेंगे तो गंगाधर कहते हैं कि विधिस्तु प्रकारा, जो विधि यानी प्रकार है, संख्या भेद मात्रम, संख्या केवल उनके भेद है, जैसे हमने देखा कि न्यूमरिक भेद है केवल। तो आगे वो उसे और अच्छे से समझाते हैं कि अगर हमने दोषों के व्याधि के निज और आगंतु इस तरह से प्रकार किए तो निज शरीर दोषजत्वेन धर्मेण एक प्रकारा आगंतु करणजत्वेन धर्मेण अपर प्रकारा इति तत् धर्मम ज्ञापयति विधि। तो ये एक बहुत अच्छा विधि के बारे में एक्सप्लेनेशन गंगाधर ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि विधि यानी इस पद्धति से, इस प्रकार से दोष हमें दिखाई देते हैं, इस प्रकार से संप्राप्ति होती है, ये संप्राप्ति में बताने की कोशिश की है, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि इस प्रकार से ये गतियां हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से निज शरीर दोषजत्वेन धर्मेण एक प्रकारा, एक ये इस तरह के धर्म से या इस तरह के से, और आगंतुज जत्वेन आगंतुकर्ण जत्वेन अपर तत्धर्मम यानी उस पद्धति बताता है, उससे विधि कहते हैं। तो आगे चक्र उदाहरण देते हैं कि रक्तपित्त में है ऊर्ध्व रक्तपित्त और अध रक्तपित्त, ये दोनों भी जो प्रकार ये विधि भेद से बताए गए हैं कि संख्या। तो गंगाधर आगे कहते हैं कि उसका प्रयोजन क्या, विधि भेद से रक्तपित्त बताने का प्रयोजन क्या है, वो रक्तपित्त के उदाहरण से ही बने। तथा प्रयोजनम यथा धर्म हरण साध्यम, तो जो ऊर्ध्व से जो रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई है वो चिकित्सा से साध्य हुआ, एंड वाइस वर्सा, जो अधोग रक्तपित्त है वो ऊर्ध्व जो चिकित्सा साध्य हो, इस तरह से उन्होंने यह इस उदाहरण से, रक्तपित्त के उदाहरण से उस विधि संपत्ति को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसी तरह से यही ध्यान में रखते हुए गंगाधर जो ऊपर के सूत्र की बात हम कर रहे थे को उस तरह की एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि विधि भेदेन क्षयादि ऊर्ध्वादि एक प्रकारे कोष्ठादि एक प्रकार विधि अपि भेदेन गति उक्ता। तो एक प्रकार यानी स्थान से भी दोषों जान सकते हैं, ऊर्ध्व प्रकार भी दोषों की सिमिलरली कोष्ठ शाखा मर्मास्ति इस तरह से जान सकते। तो विधि पर विधि शब्द को इतने अच्छे से एक्सप्लेन है चक्रपाणी और गंगाधर ने, इसीलिए पे लिया है। तो विधि प्रकार या पद्धति से, इस पद्धति से हम उसे उस गति को हम डिवाइड कर सकते हैं, उसका पर्पस, उसका एक पर्पस दिया गया है, तो वो हर एक गति हुए हमें वो पता चलता है।
क्षय स्थान वृद्धि गति जो हम देखने वाले हैं, वह देखते हुए इस तरह से उसका भेद क्यों किया गया है, यह हम पता चलेगा। तो अन्य भी उसी बताई गई है। क्षय प्रकोप क्षमाः यथाक्रमम् कालेषु अभ्रगमादिषु गतिः कालकृत्याद्या पुनः उच्यते। कालकृति की है क्षय प्रकोप प्रशमा ने देखा था, उसके सिनोनिम्स कालकृत गति की भी डिवीजन में होता है। सिमिलरली और विकृत इस तरह से भी गति हमें देखने को मिलती है। जो प्राकृत लक्षण पित्त और कफ के देखते हैं और विकृत लक्षण यह गति का एक प्रकार है। तो हम ज्यादातर आज फोकस करने वाले हैं क्षय स्थान और वृद्धि गति दोषों की। ये जो क्षय स्थान वृद्धि गति है में हम ज्यादा विस्तार से देखने वाले हैं। तो माधुरी जी थोड़ा सा स्लो करेंगे तो शायद पूरा सुनाई देगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद नेटवर्क भी थोड़ा खराब है। तो थोड़ा स्लो लेंगे तो समझ में आए। Sure, no problem. जी तो क्षय स्थान का विस्तार से अब हम अर्थ जानेंगे। विधा वृद्धि भेदा। तो विषमता की बात करते हैं। हेमाद्री के कि विषम इसका दो तरीके से हम भेद कर सकते हैं, वृद्धि क्षय। तो वृद्धि और क्षय यह शरीर विषम है वैषम्य है, ये लोग से पता चलता है। और इसलिए चर कहते हैं कि धातु वैषम्यम काम्यम प्रकृति उच्यते। तो जैसी या ही अवस्था देखने मिलती है वह विकार की ही अवस्था है। और इसके बाद और है यानी वृद्धि और ना कि क्षय, ये जो स्थिति है वह प्रकृति की स्थिति है, जानते हैं। नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट में करती हूँ। आपकी पीपीटी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। माधुरी आपकी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ वही देख रही हूँ मैं, एक दो मिनट। अभी दिखाई दे रही है पीपीटी? दिख रही है लेकिन क्लियर नहीं है,
ब्लर्ड है विजन। अभी भी क्लियर नहीं है? ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, मैं बताती हूँ। ओके, तो हम देख रहे थे कि विषमता, जब हम धातु वैषम्य की बात करते हैं तो धातु वैषम्य यानी वृद्धि या क्षय, इस तरह से हम उसका विचार करते हैं। तो वैषम, इसीलिए हिमाद्री कहते हैं वैषम्य च द्विधा वृद्धि क्षय भेदा। मेरी आवाज बस क्लियर आ रही है ना? तो दैट इज इनफ। आपकी आवाज आ रही है जी? आ रही है, ओके, ठीक है। हाँ, फिर इसीलिए चरक सूत्र 9 में हम ये सूत्र देखते हैं, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति ही उच्चते। तो जिस तरह से अगर क्षय, दोषों की वृद्धि या क्षय अगर देखने मिलता है तो हम कहते हैं कि वह जो अवस्था है वो विकार की ही अवस्था है। इसके अलावा ना क्षय ना वृद्धि, यह जो अवस्था है वो साम्य की अवस्था है, उसे ही आरोग्य या प्रकृति यह कह सकते हैं। तो यहाँ पर धातु वैषम्य कहते हुए धातु शब्द का चक्रपाणि ने इस तरह से अर्थ बताया है, धातवो वातादयो रसादयश्च तथा रज प्रभृतयश्च। तो यहाँ पर दोष धातु मल सभी का अंतर्भाव हो जाता है। तो इन सभी में से कोई भी अगर वृद्ध है या क्षयित है तो वो विकार है, यह हम जान सकते हैं। और इसी की टीका में अगर हम और आगे देखेंगे तो किसी किसी ने धातु वैषम्य ज विकारा इस तरह से बताया हुआ है, यानी जब विकार उत्पन्न होता है तो जरूरी नहीं है कि यानी विकार जो उत्पन्न होता है तब वो धातु वैषम्य से उत्पन्न होता है, लेकिन धातु वैषम्य हुआ तो तुरंत वह विकृति है ये नहीं कहेंगे, ऐसे किसी किसी का मत वहां पे दर्शाया गया है। लेकिन उसका खंडन करते हुए चक्रपाणि कहते हैं कि धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। इस तंत्र का प्रयोजन क्या है कि धातु साम्य निर्माण करना। ठीक है, इति अनेन ग्रंथेन आरोग्यम धातु साम्यम इति उक्तम। तो आरोग्य क्या है? तो धातु साम्य ही है। तो धातु वैषम्यम एव विकारो अस्तु। तो वो वहां पर अपना एक विचार प्रस्थापित करते हैं कि धातु वैषम्यम एव विकार अस्तु, यानी कहीं पर भी अगर दोषों की वृद्धि या क्षय हो रहा है, यानी एक तरह से धातु में विषमता उत्पन्न हो रही है, तो उसे हम तुरंत विकार कह सकते हैं, उससे ही हमें विकार जानना है। एवं अयम ग्रंथो अपि मुख्य भवति, क्योंकि हमारे ग्रंथ का प्रयोजन यही है कि धातु साम्यम क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। फिर आगे इसी सूत्र का समान एक सूत्र हमें अष्टांग हृदय में देखने को मिलता है, अष्टांग हृदय सूत्र 1 में, जहां पर रोगस्तु दोष वैषम्यम, केवल दोष वैषम्य को ही रोग, इस तरह से वाग्भट कहते हैं कि दोष वैषम्य हो गया तो रोग है, ये हम जान सकते हैं। और दोषों का साम्य है तो वो अरोगता या प्रकृति है, यह हम जान सकते हैं। और इससे भी यहाँ पर भी एक अरुण दत्त का कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने रखा हुआ है ये बताने के लिए कि क्यों यहाँ पर रोग दोष शब्द का वर्णन किया है, ना कि धातु, जबकि चरक ने धातु शब्द का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर घृत दग्ध का न्याय का हम यहाँ पर विचार कर सकते हैं। यथा घृतस्य अंतरहितेन अग्निना दग्धो घृत दग्ध इति उच्यते। जैसे अगर हमें घृत से जल गया है तो उसको अगर हम सूक्ष्मता से जानने की कोशिश करेंगे तो घृत में स्थित अग्नि द्वारा दग्ध हमें हुआ है, ये हम जान सकते हैं। उसी तरह से जब हम कहते हैं कि धातुगत विकार या रसगत, रक्तगत, मांसगत, इस तरह से जब हम विकारों की बात करते हैं तब एक्चुअली उसमें स्थित जो दोष है आश्रय भाव से, उनकी वजह से ही विकार की उत्पत्ति होती है, ये हम जानते हैं। और इसीलिए ये जानते हुए उन्होंने, मुझे ऐसे लगता है कि धातु शब्द को ना कहते हुए केवल दोष शब्द का वहां पर विचार किया हुआ है। तो इस तरह से वैषम्य को हम जान सकते हैं।
पुढे पुढे नाही जात आहे ना. माधुरी, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. हाँ हाँ, यस. तो आगे जाते हैं. आगे जाते हैं. गति के पर्याय जो चक्रपाणी ने बताए हैं वो हम देखेंगे. जहां पर गतियों का वर्णन किया है, क्षय स्थान आदि गतियों का, चरक सूत्र 17 का हमने जो श्लोक देखा जहां पर गतियों का वर्णन किया है, उसी के नीचे चक्रपाणी की टीका में यह अर्थ वो बताते हैं कि गति ही प्रकारो अवस्थावा, यानी जो गमन कर्म, ये हमने प्रथम उसका अर्थ देखा था, वो वह एक मतलब है उसका, और बाकी जो हमने अन्य प्रकार उसके बाद देखे जैसे दशा, स्वरूपम, प्रमाणम, इस तरह से ही यह चक्रपाणी की टीका भी हम उसी से एसोसिएट कर सकते हैं. तो इसीलिए वो कहते हैं कि गति प्रकार और अवस्था, यानी वह दोषों का प्रकार है. ये दोष गति यानी दोषों का प्रकार ही है, यानी दोषों की एक अवस्था ही है, इस तरह से हम कह सकते हैं. तो जो ऊपर इस स्लाइड में हमने जो गति के प्रकार देखे, तो इसमें हर एक जो प्रकार है, क्षय स्थान वृद्धि, इससे हम प्रकार की तरह या अवस्था की तरह हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. सिमिलरली ऊर्ध्व अधः तिर्यक, प्रकार की तरह और अवस्था की तरह हम इसे समझ सकते हैं. उसी तरह से कोष्ठ शाखा मर्मास्थि, यह भी गति का जो है प्रकार की तरह और अवस्था की तरह समझ सकते हैं. तो आज का हमारा विषय केवल क्षय स्थान वृद्धि गति से रिलेटेड ही है, तो उसे हम आज प्रकार और अवस्था इस स्वरूप में हम जानने की कोशिश करेंगे. तो क्षय स्थान वृद्धिश्च दोषानाम त्रिविधा गति, और वह प्रकार और अवस्था, इसके दायरे में हम उसे बिठाने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले गति, क्षय स्थान वृद्धि, ये प्रकार स्वरूप उसका जो वर्णन है, अगर हम देखेंगे तो यह वर्णन अष्टांग संग्रह में आया हुआ है, जहां पर वो कहते हैं, वाग्भट कहते हैं कि वायु पित्तम कफश्चैति त्रयो दोषाः समासता प्रत्येकम ते त्रिधा वृद्धि क्षय साम्य विभेदताः. तो यहाँ पर पहले जैसे ही उन्होंने तीनों दोषों का वर्णन किया, उसके पश्चात तुरंत उनके भेदों का वर्णन करना शुरू कर दिया. तो वायु पित्त कफ, इन प्रत्येक का एक एक भेद, इन प्रत्येकों का ये तीन भेद उन्होंने बताए, जैसे वृद्धि, क्षय और साम्य. तो वायु वृद्धि, वायु क्षय, वायु साम्य, पित्त वृद्धि, पित्त क्षय, पित्त साम्य, इस तरह से हम इसका हर एक दोषों का भेद कर सकते हैं. उसके आगे वो कहते हैं उत्कृष्ट मध्य अल्पतया त्रिधा वृद्धि क्षय अपि. इसके आगे वृद्धि क्षय के फिर से तीन भेद वो कर देते हैं, उत्कृष्ट, मध्य और अल्प. तो इसे हमें इस तरह से समझना है कि उत्कृष्ट वृद्धि, मध्य वृद्धि, अल्प वृद्धि, या उत्कृष्ट क्षय, मध्य क्षय और अल्प क्षय. और इसी को हम इस तरह से जान सकते हैं कि जब एक दोष है तब हम कहेंगे वृद्ध दोष, जब दो दोष है तो वृद्ध और वृद्धतर, और जब तीन दोष है तो इनके कंपैरिजन को हम इस तरह से जानेंगे कि वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम. सिमिलरली क्षीण को भी इस तरह से ही हम जानेंगे. एक दोष है तो क्षीण, दो दोष है तो क्षीणतर, और तीन दोष है तो क्षीण, क्षीणतर और क्षीणतम. और यही भेद जो है, यह हमें फिर से जब हम संप्राप्ति का विचार करते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले संख्या और विधि संप्राप्ति का विचार किया, तो यहाँ पर प्राधान्य संप्राप्ति का जब हम विचार करते हैं तो वहां पर इस तरह से तरतम का हमें वर्णन मिलता है, क्योंकि जब भी दोष विकृत होते हैं, वृद्ध या क्षय, इस अवस्था से जब वो विकृत होते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से दोष की प्रथम चिकित्सा हमें करनी है.
तो इसी तरह से जिसका प्राधान्य है उसकी चिकित्सा हम सबसे पहले करेंगे। तो प्राधान्य संप्राप्ति बताते हुए जब वह तरतम्य का प्रयोग करते हैं तब वहीं पर वो चरक बताते हैं निदान स्थान में, चरक निदान एक स्थान में, कि त्रय तत्र द्वयोस्तरः, यानी दो दोष अगर है तब हम इस तरह से जानेंगे कि तर वृद्ध वृद्धतर, क्षीण क्षीणतर। जब तीन है तो त्रिषु तम, तब ये तम की भावना जो है वो वहां पर उस सीन में आ जाएगी। तो इस तरह से हमें समझना है। यह कहते हुए एक और चीज मुझे बतानी है कि जब हम वृद्धि की बात करते हैं, अष्टांग संग्रह का जो वो सूत्र है जो हमने अभी देखा कि जब जहां पर उन्होंने वृद्धि, क्षय और साम्य इस तरह से उसका भेद किया है, आगे वो कहते हैं कि विकृता विकृतम देहम घनंती ते वर्धयंती च, इस तरह से उन्होंने बात की है वहां पर। तो यहाँ पर जो वर्धन या वृद्धि कही गई है वो प्राकृत वृद्धि के बारे में बात हो रही है। तो यह विकृत वृद्धि की बात नहीं हो रही है। जैसे चक्रपाणी की टीका में भी उन्होंने शारीर स्थान में इस तरह का वर्णन किया है कि यह तो बालस्य वर्धमान धातु अपि वयो अनुरूपा, बालक में जब धातु वृद्धि होती है वयो अनुरूपा, तो वह जो है वो विकृत वृद्धि नहीं है, वह प्राकृत वृद्धि है। प्राकृत मान स्थिता एव धातवा भवन्ति, क्योंकि जो धातु है वो प्राकृत मान में स्थित है। तेन न ते प्राकृत माना वृद्धा उच्यन्ते, तो इसीलिए यह विकृत वृद्धि नहीं है, ये प्राकृत वृद्धि है। और इसी सूत्र को अष्टांग हृदय में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने केवल इस शब्द को बदलकर बताया है कि विकृता विकृतम देहम घनंती ते वर्तयन्ति च, तो देह का वर्तन ये ठीक तरह से करते हैं जो दोष अविकृत है। जो विकृत है यानी आइदर क्षयित है या वृद्धिंगत है, तो ये जो दोष है वो शरीर में विकृति उत्पन्न करते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसका वर्णन आता है। उसके पश्चात हम वृद्ध, वृद्धतर और वृद्धतम इसकी जब बात कर रहे थे तो उसी के रेफरेंस में तरतम की हम बात जो कर रहे थे तो वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव यहाँ पर इस सीन में आ जाता है। तो जैसे वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम ये हमने देखा, तो मच, मोर और मोस्ट। उसी तरह क्षीण, क्षीणतर, क्षीणतम यानी लिटिल, लेस और लीस्ट। तो ये जो वृद्धि है, जब हमें पता चलता है कि वात पित्त कफ इनमें से एक दोष की वृद्धि है तो उसे वृद्ध कहेंगे, दो दोष है तो वृद्धतर कहेंगे, ये हमने देखा। बट अगर दो दोष है तो उनमें कंपैरिजन करने के लिए हम इस तरह से उसका भेद वहां पर कर रहे हैं, तो ये कंपैरेटिव है। अगर वृद्धि हम देखेंगे तो कंपैरेटिव है, उसी तरह क्षय भी देखेंगे तो दोष का कंपैरिजन ही हम एक तरह से कर रहे हैं। यही चक्रपाणी ने भी जो बताया है ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था। उसके बाद हम क्षय वृद्धि की अवस्था से उसका वर्णन करेंगे। यहाँ पर हमने प्रकार से तो उसका वर्णन देख लिया, अब हम अवस्था के अनुरूप उसका वर्णन देखेंगे। तो जैसे सर्वप्रथम हम स्थान की बात करेंगे। अवस्था में स्थान, वृद्धि और क्षय इन तीनों को हम सेपरेटली देखेंगे। तो सबसे पहले स्थान अवस्था, तो स्थान इस शब्द से ही हमें इसका अर्थ अभिप्रेत होता है, जैसे स्वस्थान अवस्थानम, यानी हम उसे एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो प्राकृत अवस्था है, ये स्थान अवस्था जो है ये प्राकृत अवस्था है, और उस प्राकृत दोष को ये पता है कि उसकी मर्यादा क्या है, उसका स्थान क्या है, उसका एक डिफाइंड रूट है। ये हम कह सकते हैं कि शरीर में उस प्राकृत दोष का एक डिफाइंड रूट है जिससे वो कभी छोड़ता नहीं है, उस रूट पे वो संचार उसका चालू रहता है। सिमिलरली चक्रपाणी इस स्थान के बारे में कहते हैं कि स्थानम स्वमानावस्थानम, यानी अपने मान में स्थित होना, जो उसका प्रमाण है उस प्रमाण में स्थित होना। तो ये दो चीजें हमें पता चलती है कि उस प्राकृत दोष का एक डिजायर्ड रूट है और एक डिजायर्ड उसका प्रपोर्शन है। तो पोजीशन और प्रपोर्शन यह भी एक उसका पर्यायी शब्द गति का हमें पता है। सिमिलरली गंगाधर में जब हम
इसका इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वहां बताया है कि स्वस्थानात् स्थानम साम्यत्वे इत्यर्थः। तो हमें पता है कि वह जब स्वस्थान में है, स्वमान में है, तो ये प्राकृत अवस्था में है, समत्वेन अवस्थानम। और इसके जब हम कर्म देखेंगे इस प्राकृत गति के या इस प्राकृत अवस्था के, तो समाह स्वम कर्म कुरुते, यानी ये जो समदोष है ये अपने अपने कार्य सुव्यवस्थित रूप से शरीर में कर रहे हैं। स्वकर्म यानी उनके प्राकृत कर्म जो है वो शरीर में कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्राकृत वायु के कर्म बताए हैं। तो आज का टॉपिक गति है, तो उसका गत्यार्थक या गत्यात्मक स्वरूप बताने के लिए वायु का कुछ गतियों के बारे में, कुछ उनके कर्म के बारे में, गत्यात्मक कर्म के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जैसे चरक सूत्र 18 में प्राकृत कर्म वायु के बताए हैं। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति ही समा, समो मोक्षो गतिमताम वायोः कर्म अविकारजम। तो यहाँ पे अविकारजम यानी उसके प्राकृत कर्म की बात यहाँ पर हो रही है। तो उत्साह आदि कर्म ये हमें वायु के पता है। यहाँ पर धातु गति समा, तो हमने थोड़ी देर पहले ही इसका विवरण देखा था कि किस तरह से व्यान धातु के द्वारा रस का विक्षेपण शरीर में होता है। सिमिलरली इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रस धातु का रक्त में रूपांतर या रक्त का मांस में रूपांतर, रसाद रक्तम तथा मांस, इस तरह की जो गति है वह भी प्राकृत होती है जब वायु प्राकृत अवस्था में स्थित होता है। सिमिलरली समो मोक्षो गतिमता, तो गतिमत यह विशेषण उन्होंने पुरुष आदि के लिए या मल के लिए यहाँ पर उन्होंने इसका उपयोग किया है। तो वो कहते हैं कि समो मोक्षो गतिमताम वायोः कर्म अविकारजम। तो यह गति मलों को भी गत्यात्मक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सिमिलरली धातु गति का भी एक्सप्लेनेशन चक्रपाणी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि रसादीनाम पोषम धातु प्रतिगमनम, यानी जो पोषक रसक के जो भेद बताए हैं कि पोष और पोषक रस धातु, उसमें जो पोषक रस धातु है उससे गति है, उससे गति स्वरूप है, इस तरह से बताया है। तो वह जो है वो पोष्य धातु का पोषण करता है, इसीलिए रसादीनाम पोष्य धातु प्रतिगमनम, यह उसकी गति का वर्णन किया हुआ है। सिमिलरली इसी सूत्र को जब हम अष्टांग हृदय सूत्र 1 में देखते हैं तो उत्साह, उच्छ्वास, निष्ठा, चेष्टा, वेग प्रवर्तनैः सम्यक गत्याम च धातूनाम अक्षाणाम पाटवीं च। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से इसका जो है वर्णन आता है कि धातु नाम सम्यक गति यानी क्या, तो मार्गेण अद्रुत विलंबित संचारः। यह अरुण दत्त ने दिया हुआ उसका एक्सप्लेनेशन है कि धातुओं की सम्यक गति यानी क्या, तो उसके स्पीड से उसे रिलेट किया है कि बहुत ज्यादा द्रुत गति से या बहुत ज्यादा विलंबित गति से उनका संचार नहीं होता है। तो मार्गेण अद्रुत विलंबित संचारः, इसको भी हम वायु के गत्यात्मक कर्म में ही इसको समझ सकते हैं। सिमिलरली चेष्टा जब बताया है तो उसका भी वाक काय मनोव्यापार, यह उसका मीनिंग, ये भी जो गत्यात्मक है वह बताने की कोशिश की है। अब उसके आगे प्राकृत पित्त और कफ, इनके भी जो कर्म बताए गए हैं वो सभी प्राकृत कर्म जो है वो स्थान अवस्था में स्थित दोषों के कर्म है, ये हम जान सकते हैं। अब आते हैं वृद्धि अवस्था की ओर। तो वृद्धि अवस्था में क्या होता है, तो सबसे पहले चक्रपाणी बोलते हैं कि वृद्धि ही अधिक्यम। तो साम्य अवस्था से जब दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसे ही वृद्धि कहा जाएगा। वृद्धि ही स्वप्रमाण अधिक्यम, यानी इक्विलिब्रियम से ऊपर जो भी हमें मिलेगा वो सभी वृद्धि है। अरुण दत्त कहते हैं वृद्धि ही स्वप्रमाण अधिक्यम। उसी को गंगाधर इस तरह से बताते हैं कि अवयव उपचयाः, अवयव का उपचय होना यानी वृद्धि। तो यहाँ पर एक उदाहरण, वृद्धि यानी जब हम कहते हैं कि
प्रमाण बढ़ जाना यानी एग्जैक्टली क्या होता है, तो रक्त पित्त का एक उदाहरण देते हुए हम उसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर निदान स्थान 2 में रक्त पित्त बताते हुए यदा जंतु यवक उद्दालका कोरदूष प्रायाणि अन्नानि भुंक्ते, तो यह सब हेतुओं का प्रयोग करने के पश्चात बहुत सारे और हेतु दिए हैं। पित्तम प्रकोपम आपद्यन्ते लोहितम च स्वप्रमाणम अतिवर्तते, तो यहाँ पर पित्त का प्रकोप होता है और आश्रय भाव से रक्त की भी वृद्धि वहां पर होते हुए नजर आती है। तो शुरुआत में रक्त पित्त का वर्णन शुरू करते हुए चरक कहते हैं कि पित्तम यथाभूतम लोहित पित्तम इति संज्ञा लभते, यानी चक्रपाणी इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से देते हैं कि यथाभूतम इत्यादिना पित्तम एव अवस्थावशात लोहित पित्तम इति उच्यते। स्वप्रमाण में पित्त की वृद्धि, स्वप्रमाण से ज्यादा पित्त की वृद्धि होना, यानी क्या होता है कि उसके गुणों का वर्धन होता है। तो यहाँ पर जब भी हम कहते हैं कि वृद्धि यानी स्वप्रमाण से ज्यादा बढ़ना, यानी उसके जो गुणों की वृद्धि वहां पे देखी जाती है, यानी क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ गुणास या क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसे हम कह सकते हैं। तो आयुर्वेद में हम जब भी इसका असेसमेंट करेंगे तो हम उनके गुणों के द्वारा ही जानेंगे। जैसे सर सवेरे बताने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से गुणों से दोष प्रकोप हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर चक्रपाणी का ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत ज्यादा उम्दा है कि वह बताते हैं कि पित्तम यथाभूतम इत्यादि ना पित्तम एव अवस्थावशात लोहित पित्तम इति उच्यते, तो पित्त ही अवस्थावशात रक्त पित्त यह कहलाता है। न तो रक्तम च पित्तम च रक्त पित्तम, यानी अगर हम कहते हैं कि रक्त पित्त की संप्राप्ति के बारे में जब हम विचार करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बाजू से रक्त आ रहा है दूसरी बाजू से पित्त आ रहा है और वो दोनों मिलकर फिर रक्त पित्त बन रहा है, इस तरह से हमें नहीं सोचना है। तो आश्रय भाव भी इसीलिए बताया गया है क्योंकि उनका कुछ तो गुण साधर्म्य है, इस गुण साधर्म्य के वजह से ही आश्रय भाव बताया गया है। और यथाभूतम इत्यादि ना पित्तम एव अवस्थावशात, यानी पित्त अवस्था से उसके गुण जो है वो रक्त के सादृश हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुण सादृश्य इतना ज्यादा हो जाता है कि वो रक्त जैसे ही दिखाई देता है। तो पित्तम एवं अवस्थावशात लोहित पित्तम न तो रक्तम च पित्तम, यानी रक्त प्लस पित्त इज इक्वल टू रक्त पित्त, इस तरह से हमें नहीं जानना, इसमें गुण साधर्म्य का महत्व हमें समझना है। तो आगे वृद्धि के बारे में बताया है कि दोषाः प्रवृद्धाः स्वलिंगम दर्शयन्ति यथाबलम, तो जब दोष प्रवृद्ध हो जाते हैं तो वो अपने अपने बल के अनुसार अपना लक्षण दिखाते हैं या अपना कर्म दिखाते हैं। तो यह जो कंपैरिजन हमने थोड़ी देर पहले देखा था वृद्धतर वृद्धतम, तो उसी का एक उदाहरण जो 62 दोष विकल्प बताए गए हैं, तो उसी को मैंने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप रखा है। तो ये हीन मध्य और अति सीन में तब आते हैं जब 3 दोष वहां पर मौजूद है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वृद्ध वृद्धतर और वृद्धतम, तो यहीं पे हमें देखना है कि कौन सा हीन है, कौन सा मध्य है और कौन सा अति है, इस तरह से हमें सोचना है। तो आगे और भी इसका वर्णन आता है वृद्धि का कि यथा बलम यथा स्वम च दोषा वृद्धा वित्तन्वते, यानी हमने देखा कि वृद्धि यानी स्वप्रमाण अधिक्य, तो जो है अपने लक्षणों का, अपने कर्मों का, अपने गुणों का विस्तार वो वृद्ध दोष करता हुआ नजर आता है। सिमिलरली दोष प्रकृति वैशेष्यम नियतम वृद्धि लक्षणम, यानी यहाँ पर प्रकृति का अर्थ चक्रपाणी स्वभाव ऐसे बताते हैं, और स्वभाव में विशेषता आना यानी अधिक्य होना, इस तरह से उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे शरीर में त्रिदोष है और इन त्रिदोषों का अपना अपना गुण है। तत्र वृक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल, ये वायु के गुण है। सिमिलरली स्निग्ध शीत गुरु मंद जो है वो कफ के गुण है। तो ये सभी गुण
और गुरुवादी जो गुण है, ये 20 गुण है, ये शरीर में स्थित है। तो ये अपने अपने कुछ कर्म या लक्षण तो दिखाते ही है, लेकिन जब विशेषता से दिखाने लगेंगे तब इनमें अधिक हम समझ पाएंगे। तो इसीलिए वहां पे उदाहरण भी देते हुए चरक बताते हैं कि श्लेष्माणः स्नेह शैत्य माधुर्यादि या प्रकृति ही, तो ये उसका प्रकृति है, स्नेह शैत्य और मधुर गुण युक्तता होना, ये उसकी प्रकृति है। लेकिन जब उसमें ये गुण ज्यादा दिखाई देते हैं, अति स्निग्ध, अति माधुर्यादि, ये जो विशेषता से दिखाई देते हैं, तब हमें वृद्धि जानना जरूरी है। सिमिलरली आगे एक और चीज चरक बताते हैं कि वृद्ध दोष जो है वो उन्मार्गगामी, जैसे हमने देखा था कि जो स्थान या स्वप्रमाण में स्थित जो दोष है वो अपने स्थान में ही घूमते हैं, उनका एक विशिष्ट रूट है। लेकिन ये जो वृद्ध दोष है ये उन्मार्गगामी होकर दोषा दुष्यम दूषयंतो, दुष्य को दूषित करते हुए व्याधि को उत्पन्न करते हैं। तो उसका वर्णन हम और डिटेल में आगे देखेंगे। तो उसके पहले यहाँ पर एक और उदाहरण, प्रमेह व्याधि का उदाहरण यहाँ पर मैंने रखा है कि जहाँ पर हमें गुणतः, द्रव्यतः और कर्मतः वृद्धि को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे निदानादि विशेष, जो निदानादि विशेष बताए हैं प्रमेह के, तो सभी जो हेतु है वो श्लेष्म, मेद और मूत्र जनन करने वाले सभी निदान विशेष बताए हैं। और निदान के इसी साधर्म्य से श्लेष्मा की वृद्धि होते हुए नजर आती है। और इस दोष के वृद्धि से या कफ की वृद्धि से बहुद्रव श्लेष्मा, जब हम कहते हैं कि द्रव रूपी श्लेष्मा की वृद्धि होती है, तब कौन से दोष में उसका परिणाम दिखाई देता है? बहु अबद्ध मेद मांसम शरीरज क्लेदम, ये हमें पता है। तो यहाँ पर अबद्ध का अर्थ है असंहतम, और अत्र तु बहुत्वम घनत्वम च यथा योग्यतया बोधव्यम। तो यहाँ पर एक तो प्रमाणतः उसकी वृद्धि देखी जाती है, जो द्रव धातु है उनकी प्रमाणतः वृद्धि देखी जाती है, उसके लिए बहु ये विशेषण आया है। और मेद, मांस इत्यादि वसा आदि के लिए अबद्ध या जो संहत नहीं है, जो असंवत है, इस तरह से वो धातु दूषित होते हैं, ऐसा वर्णन आया हुआ है। तो यहाँ पर द्रव्यतः वृद्धि की जब हम बात करेंगे तो मेद, मांस, ये जो निदान में बताए गए हैं, ग्राम्य, अनूप, औदक, मांस, इनके सेवन से मेद और मांस की दुष्टि होना, यह द्रव्यता वृद्धि है, ये हम समझ सकेंगे। सिमिलरली द्रव धातु, द्रव गुण वृद्धि करने वाले कुछ जो हेतु बताए हैं, क्षीर, नव, मध्य, मंदक, दधि, ये जो द्रव गुण वृद्धि कराने वाले हेतु है, इससे शरीर में गुणतः, श्लेष्मा की गुणतः वृद्धि हो रही है, ये हम समझ सकते हैं। सिमिलरली आस्या सुख या स्वप्न सुख, इससे कफ की कर्मतः वृद्धि हो रही है, ये हम समझ सकते हैं। और वहां पर एक और हेतु है कि मृजा व्यायाम वर्जनम, यानी उद्वर्तन और व्यायाम का वर्जन। तो यह जो है कर्मतः क्षय, यह श्लेष्मा का कर्मतः क्षय है, यह हम इससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी फिर से एक बार यहाँ पर साधर्म्य की बात हो रही है। तो वृद्धि जो है ये यहाँ पर निदान, दोष, दुष्य, इनके साधर्म्य से होते हुए नजर आ रही है। तो इसीलिए साधर्म्य जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे वृद्ध दोष के कुछ लक्षण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो सभी को पता है। वृद्धस्तु कुरुते अनिलः कार्शकाष्ण उष्ण कामत्व या पीत विन्मूत्र नेत्रत्व, ये पित्त वृद्धि के लक्षण है। ये सभी हम इसमें इसका अंतर्भाव वृद्धि अवस्था में कर सकते हैं। अब आते हैं क्षय अवस्था की ओर। तो क्षय, जैसे हमने देखा था कि वृद्धि यानी अवयव उपचया, तो क्षय जो है वो अवयव अपचया। और क्षीणा जहति लिंगम स्वम, यह चरक बहुत ही
जोर देकर बताते हैं कि जब दोष का क्षय हो जाता है तो वह अपने लक्षणों का त्याग कर देते हैं। जैसे हमने देखा था वृद्धि देखते हुए कि वृद्धो उन्मार्गगामिनो दोषा दूषण दूषयन्तो ज्वरादीन कुर्वन्ति न क्षीणाः स्वयमेव दूषितत्वात्। तो वृद्ध दोष जो है वो आगे जाकर दुष्ट से मिलकर अपना रूट छोड़ के, उन्मार्गगामी का अर्थ अगर हम देखेंगे तो वहां पर आया हुआ है कि रॉन्ग रूट से जाते हुए किसी दोष के साथ, किसी दूसरे के साथ मिलकर व्याधि को उत्पन्न करते हैं। उस तरह जो क्षीण दोष है उनका जो रूट है या उनका जो सर्कमफरेंस है वो लिमिटेड होने की वजह से वो इस तरह से दोष व्याधि उत्पन्न नहीं कर सकते, यह बताया है। लेकिन क्षीण दोष से भी व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं, यह हम आगे देखेंगे। तो क्षीण दोष के बारे में और चीजें बताई हैं कि वाते पित्ते कफे चैव क्षीण लक्षणम उच्यते। तो यह सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है जहां पर उन्होंने बताया है कि जब दोष क्षीण हो जाते हैं तब क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, कर्मणः प्राकृतात् हानि। ये हमने देखा था कि क्षीणा जहते लिंगम स्वम, यानी अपने प्राकृत कर्म का त्याग कर देते हैं तो उनका कर्मतः क्षय होते हुए नजर आता है। वृद्धिर्वा अपि विरोधिनम, या उसके जो विरुद्ध कर्म है वो हमें दिखाई देने लगते हैं। तो वृद्धिर्वा अपि विरोधिनम, इसका एक उदाहरण आगे चक्रपाणी देते हैं। चरक कहते हैं कि जो प्राकृत लक्षण की विरोधी कर्म है उनकी यहाँ पर वृद्धि होते हुए नजर आती है। जैसे वात क्षय, जो वात का प्राकृत कर्म है उत्साह है, तो वात क्षय में उसके उत्साह के विरुद्ध विषाद की वृद्धि होते हुए नजर आएगी, यह चक्रपाणी कहते हैं। सिमिलरली गंगाधर ये कहते हैं कि वातस्य प्रकृति ही तस्य प्राकृत कर्म उत्साहादिकम उक्तम यत् तस्मात् हानि अपचयाः। तो वात के जो प्राकृत कर्म बताए गए हैं उत्साह आदि, तो उसकी जो है वो हानि यहाँ पर होते हुए नजर आती है, यानी वो अल्प प्रमाण में दिखेंगे या उसके विरुद्ध दिखाई देंगे। तो इसका अगर हम एक चार्टिंग करेंगे तो ये फर्स्ट टेबल में हमें दिखेंगे उसके प्राकृत कर्म वात दोष के, उत्साह उच्छ्वास निश्वास जो हमने देखे, और ये जो है उसके क्षय होने के पश्चात दिखने वाले कर्म यानी अल्प उत्साह या उसके ऑपोजिट कर्म, ये हमने देखा अनुत्साह। सिमिलरली जब हम कहते हैं कि समधातु गति, यह अगर उसका प्राकृत कर्म है तो अल्प धातु गति या विषम धातु गति, इस तरह से हमें क्षय होने के बाद दिखाई देने वाले कर्म हो सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से हम पित्त दोष का विचार कर सकते हैं कि जब दर्शन उसका प्राकृत कर्म है तो अल्प दर्शन या अदर्शन, इस तरह से हम उसे समझ सकते हैं। पक्ति है तो अल्प पक्ति और अपक्ति, इस तरह से समझ सकते हैं। सिमिलरली कफ के जब हम कर्म जानने की कोशिश करेंगे तो स्नेह है तो अल्प स्निग्ध या अस्निग्ध, इस तरह से हम बाकी के कर्मों को भी समझ सकते हैं। तो यह कुछ क्षय के लक्षण है जो अष्टांग हृदय में है, और ये जो हमें पता है ऑलरेडी कि लिंगम क्षीणे अनिले अंगस्य साधु अल्पम भाषितयितम, तो ये हमें पता है। तो यही पित्त के भी है, पित्ते मंदो अनलाः कफे भ्रमाः। अब इसके आगे हम जानेंगे कि किस तरह से हमें वृद्धि क्षय को एज अ भिषक हमें समझना है। तो दोषादीनाम यथा स्वम च विद्यात् वृद्धि क्षयो भिषक। तो भिषक को यथास्वम विद्यात्, यथास्वम यानी इंडिविजुअली, प्रॉपरली या ईच अकॉर्डिंग टू ओन। तो वृद्धि किसकी हो रही है, क्षय किसका हो रहा है, किस तरह से वृद्धि हो रही है, किस तरह से क्षय हो रहा है, ये भिषक को जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आगे अष्टांग हृदय सूत्र 11 में बताते हैं, वाग्भट बताते हैं कि दोषादीनां यथास्वं च विद्यात् वृद्धि क्षयो भिषक क्षयेन विपरीतानां गुणानां वर्धनेन च। यानी वाग्भट कहते हैं कि वृद्धि हमें किस तरह से समझनी है, तो वृद्धि हमें विपरीत गुणों के क्षय से जाननी है।
और क्षय जो है वो विपरीत गुणों के वर्धन से जानना है। तो बिशप को यह जानना जरूरी है कि कौन से दोष विपरीत है जो वृद्धि के कारण जिनका क्षय होगा, और कौन से दोष विपरीत है जिनका क्षय के कारण वर्धन होगा। तो जैसे एक उदाहरण वहां पर बताया है कि जैसे वायु के प्राकृत कर्म हमें पता है कि रुक्ष, लघु, शीतादि यह सभी प्राकृत कर्म है, प्राकृत गुण है, प्राकृत गुण है वायु के। तो इसके विपरीत कौन से गुण है? तो स्निग्ध, गुरु और रुक्ष, ये इनके विपरीत गुण है। तो जब इन गुणों की तेषां स्निग्धादि नाम देहे यदा क्षयो, इन गुणों का जब क्षय शरीर में दिखाई देगा, दृश्यते तदा वायु वृद्धि विद्या, तब वायु की वृद्धि हुई है ये हम जानेंगे। हाँ, तो इसीलिए ये बिशप को आसान होने के लिए यहाँ पर बताया है कि विपरीतानां गुणानां क्षयेन यदा तो तेषां स्निग्धादीनां देहे वृद्धि, तो ये जब स्निग्धादि जो गुण है जब इनकी देह में वृद्धि हो जाएगी, तदा वायोः क्षयो ज्ञेयः, तब हम जानेंगे कि वायु का क्षय हो रहा है। इस तरह से हमें वृद्धि क्षय जानना आसान हो जाएगा। और एक वाग्भट ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट इसी विपरीत गुणों के आधार पर किया हुआ है कि वायु क्षय में हम क्या जानेंगे? श्लेष्म वृद्ध युक्त आमय संभवाः। तो वायु के क्षय से, क्योंकि हमें पता है कि प्रायः बहुत सारे प्रायः वायु के जो गुण है वो श्लेष्म गुण के विपरीत है। मोस्ट ऑफ द वायु के गुण श्लेष्म गुण के विपरीत है। इसीलिए वाग्भट ये कहते हैं कि वायु के क्षय से क्या हो सकता है? वायु के क्षय से श्लेष्म वृद्ध से युक्त विकार होने की संभावना हो सकती है। और यह बहुत ही बिशप को बहुत ही सूक्ष्मता से इसका अवलोकन करना जरूरी है, क्योंकि वृद्धि को जानना बहुत ही आसान है। वृद्ध दोष बहुत ही इजीली दिखाई देते हैं, क्योंकि विशेषता से उनके लक्षण हमें नजर आते हैं, लेकिन क्षय को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए वाग्भट ये कहते हैं कि मलानाम अति सूक्ष्मानाम दुर्लक्षम लक्षयेत क्षयम, यानी दुर्लक्षम यानी दुखेन बोधुम शक्यम। तो जब विशेषता से जब वो बढ़ते हैं तो हमें नजर आते हैं, लेकिन जब उनका क्षय हो जाता है, शरीर में उनका क्षय हो जाता है, तो वो समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसे हम इस तरह से देखेंगे कि जैसे सर ने भी सुबह बताया कि संतर्पण करने वाले कुछ गुण है और अपतर्पण करने वाले कुछ गुण है। तो जब हम गुरुवादी गुणों की बात करते हैं, गुरु मंद हिमस्निग्ध श्लष्ण सांद्र मृदु स्थिराः स्थूल पिच्छिलाः, इन गुणों की जब हम बात करते हैं तो ये प्रायः संतर्पण करने वाले गुण है। और लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, खर, द्रव, कठिन, सर, सूक्ष्म, विशद, ये रिस्पेक्टिव इसके जो विपरीत गुण है ये प्रायः अपतर्पण वाले गुण समझे गए हैं। तो ये दोनों गुण वैपरीत्य जो है ये हमारे शरीर में एक साथ उपस्थित होता है। जैसे हम देखते हैं कि वायु, पित्त और कफ, इनमें भी बहुत सारे विपरीत गुण होने के बावजूद भी ये तीनों दोष एक ही साथ शरीर में स्थित होते हैं और एक दूसरे का हनन नहीं करते हैं। उसी तरह से ये विपरीत गुण भी उस प्रकृति के हिसाब से, उस व्यक्ति के प्रकृति के हिसाब से उस शरीर में स्थित होते हैं एक ही साथ में। इस तरह से जब वो शरीर में स्थित होते हैं और प्राकृत अवस्था में होते हैं, तो हमें इस तरह से हम उनके बारे में सोच सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये टग ऑफ वॉर का एक पिक्चर मैंने दिखाया है इस स्लाइड में। तो इस टग ऑफ वॉर में हम देखेंगे कि वो शुरू होने के पहले ये डिसाइड किया जाता है कि स्ट्रेंथ के हिसाब से दो टीम्स बनाई जाती है। इक्वल स्ट्रेंथ दोनों टीम्स में होता है, इक्वल बल दोनों टीम्स में होता है। तो इसी को हम ऊपर के सिचुएशन से जोड़ सकते हैं कि ऊपर भी हमने देखा कि
एक दूसरे के विपरीत गुण है, फिर भी वो शरीर में स्थित होके प्राकृत अवस्था में स्थित होके रहते हैं। जब वो टग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है तब ये कहेंगे कि एक विकृति की अवस्था शुरू हो जाती है। इनमें कोई गुण वृद्ध, कोई गुण क्षय, इस तरह से हमें दिखाई दे सकता है। तो भिषक का रोल कब आता है? भिषक का रोल उस वक्त आता है जब इनका टग ऑफ वॉर का सिचुएशन खत्म हो जाता है। हाँ, तो टग ऑफ वॉर सिचुएशन खत्म होने से क्या दिखाई देगा? एंड में हमें क्या दिखाई देगा कि एक टीम जो है वो अपने बल से बहुत ज्यादा खींच रही है और उसकी वजह से वो जीत गई है, और एक टीम है जिसका बल कम पड़ गया और इसकी वजह से वो हार गई है। तो जब रुग्ण हमारे पास आता है तो इसी सिचुएशन में वो आता है, और हमें ये जानना है, उस सिचुएशन में हमें ये जानना जरूरी है कि क्या हुआ है कि गुरु मंद शीत स्निग्ध आदि जो संतर्पण के करने वाले जो गुण है उनकी वृद्धि से ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या लघु तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष ये जो उसके विपरीत गुण है इसका सेवन ना करने से हमें ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो उसी को हम आगे और अच्छे से जानेंगे। हमें पता है वृद्धि और क्षय के हेतु की वृद्धि पुनः येषां स्वयोनि वर्धनानि उत्पन्न सेवना भवति। तो स्वयोनि यानी वात पित्त और कफ के जो भी गुण है उसको बढ़ाने वाले आहार या विहार का सेवन करने से शरीर में तत्त दोषों की वृद्धि नजर आती है। और इसी को शारीर स्थान में चरक ने भी बताया है कि धातवाः खलु शरीराः समानैः समान गुण भूयिष्ठैर्वा आहार विहारैः अभ्यस्यमानैः वृद्धि आप्नुवन्ति। तो ये अभ्यस्यमाने शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि आहार विहार तो हम सभी गुणों से युक्त लेते रहते हैं। गुरु आहार के पदार्थ, लघु आहार के, स्निग्ध रुक्ष, ये इन सभी पदार्थों का हमारे डेली चर्या में अंतर्भाव होता है, लेकिन उसमें से अभ्यस्यमाने ही जिसका सतत अभ्यास किया जाता है उसी से वृद्धि होने की संभावना होती है। तो इससे फ्रीक्वेंसी और वो कितने प्रपोर्शन में ले रहा है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है उस वृद्धि के लिए। ह्रासम तो विपरीत गुण भूयिष्ठ, और ह्रास जो है इसके विपरीत दिखाई देता है। तो ये शरीर धातुगत गुण जो बताए गए हैं गुरुवादि, गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध, तो ये सभी जब हम कहते हैं कि ये सभी गुण जब हमारे शरीर में स्थित है तो इन सभी गुणों का पोषण करने वाले आहार विहारों का सेवन करना जरूरी है। यानी गुरु गुण का पदार्थ जब हम लेते हैं तो गुरु गुण का पोषण होता है, लघु गुण का पदार्थ लेते हैं तो उस लघु गुण का पोषण होता है। तो उसकी जो प्रकृति है उसके हिसाब से उसका प्राकृत मान शरीर में अवस्थित रहता है। इसी की वृद्धि हमें देखने को मिलती है जब गुरु का सतत सेवन जब हम करेंगे तब हमें गुरु गुण की वृद्धि वहां पर नजर आएगी। सिमिलरली लघु की जब हम सतत सेवन करेंगे तब हम लघु गुण की वृद्धि वहां पर नजर आएगी। तो उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारी एक विशेष प्रकृति है, हमारी दोष प्रकृति हम कह सकते हैं कि ये विशेष है, वातज है, पित्तज है या कफज है। इस तरह से एक दोष प्रकृति है हमारी, जिसमें जब हम गुरु पदार्थ का सेवन कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स डाले हुए हैं कि 3+ कुछ गुरु पदार्थ है, जैसे पिष्टान्न सेवन है या पृथु का सेवन है या गोधूम सेवन है, ये हम कर रहे हैं तो उससे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे प्रकृति के हिसाब से हम अपना आहार सेवन करने की कोशिश कर रहे हैं, आहार विहार सेवन करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली लघु कुछ पदार्थ है जिनका शरीर में हम सेवन कर रहे हैं, जैसे शाली है, मुद्ग है या मधु है, यव है। तो ऐसे हम करते आ रहे हैं तो लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्राकृत अवस्था में स्थित है हम, क्योंकि वो हमारे प्रकृति के लिए
सुयोग्य है। लेकिन उसी गुरु पदार्थ को हम सतत सेवन करेंगे और अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो उसके लक्षण हमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो तब हम कहेंगे कि ये गुरु गुण वृद्धि के वजह से हमें ये व्याधि या विकृति उत्पन्न होते हुए नजर आ रही है। तभी लघु गुण का वहां पर कोई भी रोल नहीं है। फिर जब हम देखेंगे कि गुरु गुण जैसे पहले हम ले रहे थे 3+ उसी तरह से ले रहे हैं, लेकिन लघु गुण जो है वो अगर हमने कम सेवन किया तो उससे उत्पन्न कुछ लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो इससे ये हमें पता चलता है कि लघु गुण को पोषण करने वाला आहार भी हमें लेना आवश्यक है। तो इसीलिए चक्रपाणी का जो एक सूत्र है वो इससे मुझे याद आता है कि तेन केवल समान उपयोगात धातु वृद्ध्या धातु वैषम्य। एक ही पदार्थ का सेवन करने से धातु वृद्धि जो होती है वो धातु वैषम्य है, और केवल विशेष उपयोगाच धातु क्षयात धातु वैषम्य। युगपत समान विशिष्ट द्रव्योपयोगात प्रवृत्ति ही धातु साम्य रूपा भवति इति उक्तम भवति। तो युगपत हमें जो है सभी प्रकार का आहार सेवन करना, जैसे कल सर भी बता रहे थे कि षड रस युक्त आहार का सेवन हमें करना आवश्यक है। उसी तरह यह 20 गुण युक्त जो है हमारा आहार होना भी आवश्यक है। इस तरह से हम जान सकते हैं। तो विकार कर्तृत्व की बात हम कर रहे थे, तो उसके संदर्भ में हमने एक सूत्र पहले देखा हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि यतो वृद्धो उन्मार्गगामिनो दोषा दुष्यं दूषयन्तो ज्वरादीन कुर्वन्ति न क्षीणाः स्वयं एव दूषितत्वात्। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया है कि जो वृद्ध दोष है वो उन्मार्गगामी होके दूष्य से मिलके ज्वरादि व्याधि उत्पन्न करते हैं, लेकिन क्षीण उसके काबिल नहीं होते हैं क्योंकि वो खुद ही इतने अपने लक्षणों को त्याग कर चुके होते हैं, उस स्थिति में नहीं होते हैं। और टीका में भी ये बताया कि क्षीणानाम प्रकृति लिंग क्षय व्यतिरिक्त विकार कर्तृत्व नास्ति इति दर्शयति। तो लिंग क्षय के लक्षण केवल दिखाई देते हैं हमें क्षीण दोष के, लेकिन उसमें विकार कर्तृत्व नहीं होता है, विकार उत्पन्न करने की एबिलिटी नहीं होती है। इस तरह से उस विकार कर्तृत्व को समझाया है। लेकिन जब हम 62 दोष विकल्प जो बताए गए हैं वृद्ध क्षीण के सन्निपात संसर्ग और एक दोषज वृद्धि और क्षय के, तो वो जो 62 दोष विकल्प बताए हैं उसमें वो अगर हम उसका संदर्भ अगर हम देखेंगे तो वहां पर बताया है कि जैसे पृथक त्रयश्च तैहि वृद्धैहि व्याधयः पंचविंशति। तो वृद्धि से उत्पन्न होने वाले 25 व्याधियों का वर्णन उन्होंने किया है, और वो करने के पश्चात वो कहते हैं यथा वृद्धैहि तथा क्षीणैहि दोषेषु पंचविंशति। तो जिस तरह से 25 तरह के व्याधि हमें वृद्ध दोष से मिलते हैं, उसी तरह से ये 25 तरह के व्याधि हमें क्षीण दोष से भी मिलते हैं। तो यानी क्षीण दोष से भी व्याधि की उत्पत्ति होते हुए नजर आती है। ये इस संदर्भ से हमें पता चलता है। उसी का ये उदाहरण मैंने रखा है जो 62 दोष विकल्प है। हमने वृद्ध दोष के देखे तो ये क्षीण दोष के क्षीण, क्षीणतर और क्षीणतम इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हम आएंगे उसी टॉपिक पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि विकार कर्तृत्व कैसे केवल वृद्ध दोषों के बारे में बताया गया है और क्षीण दोषों को नहीं, लेकिन क्षीण दोषों से भी व्याधियों की उत्पत्ति होती हुए नजर आती है। तो जब हम वाग्भट का ये सूत्र देखते हैं वृद्धस्तु कुरुते अनिलाहा, ये जब हम सूत्र देखते हैं तब हमें यहाँ पर अगर ग्रामेटिकली हम देखेंगे तो कुरुते अनिलाहा यानी ये यहाँ पर अनिल जो है या वायु जो है वो करता है और वो अपने लक्षण खुद ही दिखाता है। जो कार्श, कार्ष्य, उष्ण, कामित्व, कंप, अनाह, शग्रुघ्न, ये जो सारे लक्षण दिखाई देते हैं ये वृद्ध वायु के स्वकर्तृत्व की वजह से ही हमें दिखाई देते हैं, ये हम जान सकते हैं। लेकिन जब हम क्षीण वायु की ओर जाएंगे तब
लिंगम क्षीणे अनिले, यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग किया गया है, यानी क्षय होने वाले वायु में, क्षयित होने वाले वायु में अंगस्य साधो अल्पम भाषित, तो ये सारे लक्षण हमें वहां पर दिखाई देते हैं। इस तरह से उन्होंने बताया है। तो हम ये सोच सकते हैं, इस तरह से इसे सोच सकते हैं कि जब दोष क्षीण होते हैं तब इनसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके वजह से विकार उत्पत्ति नहीं होती है। विकार कर्तृत्व है ये क्षीण दोषों के पास नहीं होता है। उस समय उससे जो रिलेटिवली बड़ा हुआ दोष है उसके लक्षण हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि श्लेष्म वृद्ध युक्त आमय संभव, ये हमने देखा था वातक्षय के संदर्भ में। तो इस यहाँ पर भी हम इसी को समझ सकते हैं, इस तरह से भी हम उसका इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर सकते हैं कि क्षीण दोष से विकार उत्पन्न होते हुए बताए तो है उन्होंने, लेकिन विकार कर्तृत्व उस दोष को नहीं है। विकार कर्तृत्व उस समय जो बड़े हुए दोष है केवल उनको ही हम है, ऐसा हम समझ सकते हैं, इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। फिर जब हम चरक सूत्र में जब क्षय की बात, जब 17 तरीके के क्षय के बारे में वर्णन किया है, तो ये हर एक धातुओं के क्षय के बारे में जब हम जानने की कोशिश करेंगे, तो जैसे रस के लक्षण जब हम देखेंगे कि घट्टते सहते शब्दई न उच्चय द्रवती शुष्यते हृदय तामति, तो ये लक्षण देखने से ही अगर ये लक्षण हमने रुग्ण में भी देखे तो हम तुरंत कहेंगे कि ये वात प्रकोप है, वात प्रकोप जैसे लक्षण या वात वृद्धि जैसे लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली परुषा स्फुटिता म्लाना त्वग रुक्षा रक्त संशय, तो ये त्वग में रुक्षता या स्फुटितता या म्लानता, ये देखकर भी हम तुरंत कहेंगे कि वात वृद्धि के लक्षण। तो हमने देखा था कि क्षय को डायग्नोस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है वृद्धि के कंपैरिजन में, हमने देखा था। मांस क्षय विशेषण स्पिग्रीवो उदर शुष्कता, तो ऐसे हम हर धातुओं के लक्षण देखेंगे तो ये हमें नजर आता है। तो जैसे वाग्भट जो बोल्ड स्टेटमेंट वहां पे करते हैं कि वात क्षय में श्लेष्म वृद्ध युक्त आमय संभवाः, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि धातु क्षय में वात वृद्ध युक्त आमय संभवाः, इस तरह से प्रायः वात वृद्धि के आमय हमें दिखाई दे सकते हैं, ये हम जान सकते हैं। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि वृद्धि और क्षय का इतना सारा वर्णन करने के बाद जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये शरीर में होते हैं, तब ये सूत्र नजर आता है कि प्रायो वृद्धि ही तर्पणा। हमने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड देखी थी जिसमें गुरु मंद हिमस वो जो सभी संतर्पण के गुण थे उनका सेवन करने से वृद्धि होती है, और उसके जो ऑपोजिट गुण है उनके सेवन से क्षय होता है प्रायः, ये बताया गया है। और जो वृद्धि है श्लेष्मना अनुगता, यानी श्लेष्म को फॉलो करने वाली होती है, यानी श्लेष्म वृद्धि ज्यादातर वहां पे अभिप्रेत होती है। और जो क्षय अवस्था है उसके विपरीत है, यानी वायु नानुगता, यानी वायु वहां पे वृद्ध है, ये हम समझ सकते हैं, उसका अभिप्रेत अर्थ हम वहां पे ले सकते हैं। और इसी को हेमाद्री ने अपनी टीका में और सिंप्लीफाई करने के लिए बताया कि वृद्धि श्लेष्मानुगता, यत्र यत्र वृद्धि ही तत्र श्लेष्मा, तो जहां जहां वृद्धि है, वृद्धि को यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली कफ से ही एसोसिएट किया है, श्लेष्मा से ही एसोसिएट किया है, और वो ब्रूहण से होती है और इसकी चिकित्सा है लंघन। और क्षय जो है वो वायु नानुगता, यानी यत्र यत्र क्षयाः तत्र वायु, जहां जहां पे भी क्षय है वहां पर वायु है, और वो लंघन से होती है, उसमें ब्रूहण करना आवश्यक है। और इसीलिए ये चिकित्सा हम कह सकते हैं कि वृद्धि क्षय समुद्भवान विकारान साधयेत शीघ्रम क्रमात् लंघन ब्रूहणैः, वायु अन्यत्र, वायु में हमें अलग नजर आता है। तो वृद्धिजान विकारान लंघनेन साधयेत क्षयजान ब्रूहणेन। सिमिलरली जब वृद्ध दोष है तो हम लंघन या अपतर्पण चिकित्सा जब करते हैं तो अल्प वृद्धि में हम लंघन करेंगे, मध्य वृद्धि में लंघन पाचन, और बहुवृद्धि में शोधन।
तो हम कार्यक्रम के अंत की ओर आ रहे हैं। तो सुश्रुत ने यहाँ पर चिकित्सा इस तरह से बताई है, तो हम देखेंगे ब्रीफ में कि तत्र विधिवत परिरक्षणम कुर्वित। तो ये किसकी बात हो रही है? जो प्रकृति स्थानाम रक्षणम, जो प्रकृति स्थित दोष है, जो साम्यावस्था में है, उनके बारे में यहाँ पर बताया है कि भले ही दोष साम्यावस्था में है, प्रकृति स्थित है, अपने प्राकृत मान में है, प्राकृत स्थान में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उनका रक्षण करना भी आवश्यक है। तो क्या करना है? विधिवत रक्षण करना, विधिवत परिरक्षण करना है। यानी क्या? विधिवत विधिन उपपन्नम विधि अत्र स्वास्थ्य वृत्तिका परिरक्षणम सर्वतो रक्षणम। तो जो स्वास्थ्य की जो भी विधि बताई गई है, स्वस्थ वृत्ति की चर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि, तो स्वमान स्वस्थान में जो प्राकृत दोष है उनके लिए उस विधि का पालन करना आवश्यक है। सिमिलरली जब दोष क्षयित हो जाते हैं तो क्या करना है? तत्र स्वयोनि वर्धनानि एव प्रतिकाराः। तो दोष क्षय में हमें ये पता है कि उस स्पेसिफिक उस दोष को बढ़ाने वाले द्रव्य से या गुण से उसकी वृद्धि हमें करनी है। ये हमें पता है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम। तो वातक्षये शीतरुक्षैः नः तु अन्यैः कटुकादिभिः। तो वातक्षय में शीतरुक्ष और कटु रस प्रधान चिकित्सा हम करेंगे। सिमिलरली पित्तक्षय में कटु उष्ण लवण आदि द्रव्यों से हम उसकी चिकित्सा करेंगे, और कफक्षय में क्षीर आदि स्निग्ध शीत गुणों से हम उसकी चिकित्सा करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से जब हम धातुओं की बात करते हैं तो स्पेसिफिक धातु क्षय में उस धातुओं को बढ़ाने वाले द्रव्य गुण कर्म से हमें उसकी चिकित्सा करना अपेक्षित है। सिमिलरली जब हम वृद्धि की बात करते हैं कि जहाँ पर दोष और धातु की वृद्धि हुई है, तेषां यथास्वं संशोधनम क्षपणम च क्षयात् अविरुद्धैः क्रिया विशेषैः प्रतिकुर्वते। तो यहाँ पर चरक सुश्रुत बताते हैं कि उन वृद्ध दोषों के लिए संशोधन और क्षपण चिकित्सा इस तरह से करनी है कि जिससे उनका क्षय ना हो, मतलब इतने ही प्रमाण में करनी है कि जिससे उनका साम्य जो है वो स्थापित रह सके। इस तरह से हम इसकी चिकित्सा जान सकते हैं। तो एंड में हम यही कह सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि क्षय स्थान वृद्धयो दोषमानम, तो दोष के मान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्षय और वृद्धि जानने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें उसके स्थान के बारे में पता होना, या उसके प्राकृत अवस्था के बारे में पता होना। जब रुग्ण हमारे पास आता है तब हमें उसकी जो प्रकृति है यह पता होनी आवश्यक है। अगर वो रेगुलरली हमारे पास आ रहा है तो उसके प्राकृत स्वरूप को जानते हुए हम उसके इतर वृद्धिंगत और क्षयित कर्म और लक्षणों को जान सकते हैं। और दोषमान कहते हुए हम उन गुणों का ही क्वांटिटेटिव असेसमेंट कर रहे हैं। गुरु लघु हिम मंद स्निग्ध, इन्हीं का जो है वो हम क्वांटिटेटिव असेसमेंट कर रहे हैं। और दोष अगर आते हैं तो उनका कंपैरेटिव असेसमेंट कि इनमें से कौन सा अधिक वृद्ध है, तो उसकी हम पहले चिकित्सा करेंगे। इस तरह से हमें उसका असेसमेंट करना है। तो इसमें इस संदर्भ में सुश्रुत का एक सूत्र जो है वो बहुत ही अच्छा बताया हुआ है उन्होंने उसमें, कि वैलक्षणात् शरीराणाम अस्थायित्वात् तथैव च दोष धातु मलानां तु परिमाणम न विद्यते। तो दोष धातु मलों को हम लिटरली मेजर नहीं कर सकते हैं कि इसका भार इतना है या ये इतने प्रमाण में शरीर में अवस्थित है, ये हम लिटरली उसे मेजर नहीं कर सकते हैं। हमें उसे उसके लक्षणों से, उसके कर्मों से ही उसे जानना आवश्यक है। और उसकी टीका भी बहुत अच्छे से वर्णन की है कि वैलक्षण यानी क्या। वैलक्षण यानी क्या कि विसदृशत्व। विसदृशत्व हमें किसमें दिखाई देता है कि जैसे मैंने बताया कि पातादि प्रकृति, तो भिन्न भिन्न प्रकृति हो सकती है रुग्ण की।
फिर भिन्न भिन्न सार के वो इंसान हो सकते हैं। रस रक्तादि सार संवहनन, ये सभी उनका भिन्न भिन्न हो सकता है। दीर्घ रस्वादि काय, तो दीर्घ काय के कोई इंसान हो सकते हैं, कोई रस्व काय के इंसान हो सकते हैं। अस्थायित्वात् तथैव चैति अनवस्थित्वात्, तो ऐसे शरीर में स्थित जो उनके अन्य कंपोनेंट्स जो होते हैं वो भी अस्थिर होते हैं। जैसे अस्थायित्वाच्च द्विविधे अपि काले नित्यग अवस्थिके अपि च तत्र नित्यगे प्रातः, तो अस्थायित्व कैसे दिखाई देता है? कालानुरूप दिखाई देता है ये अस्थायित्व। जैसे जब हम नित्यग काल का विचार करेंगे तब हमें ये देखने को मिलता है कि प्रातः श्लेष्मोपचीयते, मध्याह्ने पित्तम इत्यादि। तो प्रातः काल में जैसे बताया कि कफ की वृद्धि होती है, मध्याह्न में पित्त की, और सायं काल में वायु की वृद्धि होते हुए नजर आती है, ये नित्य काल के हिसाब से। सिमिलरली ग्रीष्मादि ऋतुओं के हिसाब से भी जो क्षय प्रकोप और प्रशम होता है, तो वो भी हमें जानना जरूरी है। तो वो हर काल में समान नहीं रह सकता। इसी का वर्णन चक्रपाणि ने किया हुआ है चरक सूत्र 9 में। तो वहां पर वो कहते हैं कि दिवारात्रि जन्य जो भी दोषों की वृद्धि होती है, तो वो जो है उसमें विकार कर्तृत्व नहीं होता है, तो इसीलिए हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो तथा अवस्थिके अपि बाल्ये श्लेष्मा अभिवदति, तो अवस्थिक वृद्धि भी इस तरह से होती है कि जिसमें बाल्य अवस्था में श्लेष्मा की वृद्धि दिखाई देती है। इस तरह से अगर हम जानने लगेंगे तो ये सभी शरीर में दिखने वाले वैलक्षण और विसदृश्यताएं हैं, और इन्हें ध्यान में रखते हुए हमें अनुमान से जो है उनके लक्षणों को देखते हुए, उनके हेतुओं को देखते हुए इन दोषों का परिमाण विषय को यथास्वम जानना आवश्यक है। दोषादीनाम तो असमताम अनुमानेन लक्ष्य, तो अनुमान से ही इनके असमता को, यानी इनकी वृद्धि और क्षय को हमें जानना जरूरी है। अप्रसन्नेन्द्रियम वीक्षम पुरुषम कुशलो भिषक, तो उनके अप्रसन्न इंद्रिय यानी उनके मन के स्टेट से ही या उनके अन्य लक्षणों से हमें उनके असमता को अनुमान से जानना जरूरी है। और अंत में समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ विधीयते, तो समदोष जो है ये हम कैसे कह सकते हैं कि दोषों का साम्य किसी रुग्ण में हमें दिखाई देता है, तो उसके प्रकृति के हिसाब से, भले ही वो वातक प्रकृति का है तो उसके प्रकृति के हिसाब से जो दोष साम्य देखने को मिलता है, और उसके प्रकृति के हिसाब से जो अग्नि का प्राकृतत्व दिखाई देता है, वह अगर उसमें दिखाई देता है तो हम जान सकते हैं कि वो स्वस्थ व्यक्ति है। सिमिलरली उनमें होने वाली जो गतिविधियां है, जो धातु मल की क्रियाएं हैं, ये गतियां भी अगर स्वस्थान में स्थित है तो वो हम लक्षणों से और हेतुओं से जान सकते हैं, और ऐसे जानते हुए ही हम उसे स्वस्थ है यह कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने वृद्धि, क्षय और साम्य इन गतियों के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश की कि कैसे उनके लक्षण, उनके कर्म हमें दिखाई देते हैं, या कैसे वो एक प्रकार की दोष की अवस्था ही है, जिससे हमें उनके हेतुओं को जानते हुए हेतु विपरीत चिकित्सा करते हुए ही हमें उन्हें जीतना है। धन्यवाद। धन्यवाद माधुरी जी। दोषों की गति, उनकी क्षय, स्थान और वृद्धि गति, इस विषय के बारे में हमें अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स में बताया। दोष धातुओं की क्षय तथा वृद्धि हमें अच्छी तरह से समझ में आई। उसी के साथ गति का भी वर्णन विविध एंगल से आपने किया। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लेक्चर हुआ। इसके साथ आज का जो हमारा परिसंवाद है वो यहाँ पे खत्म होता है। जो अभी वैद्य रेणुका गयाल मैडम ने आपको बताया कि कैलाशवासी बिंदु माधव कट्टी निबंध स्पर्धा के बारे में, तो उसके बारे में मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि ये स्पर्धा हम हर मार्च में लेते हैं, और उसका रिजल्ट
है वह उसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से एक पर आपको निबंध लिखना है। उसके बारे में सब डिटेल्स में 3-4 दिनों में आप तक पहुंचाऊंगी। जो इसमें बख्शिश मिलता है वो ₹3000 फॉर फर्स्ट विनर और ₹2000 फॉर सेकंड विनर। उसके लिए जो इस बार जो विषय हमने तय किए हैं वो ऐसे है, शांति ही आम विकाराणाम भवति तु अपतर्पणात्। ये पहला प्रश्न है, इसका संदर्भ के साथ और पूरा व्याख्यान करना है। जनपदोध्वंस इन टुडेज एरा और आयुर्वेदीय व्याधि निदान पद्धति विशेषता। ये 3 निबंध के विषय है। तो आपको आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो 1 महीने का 3 वीक का अवधि होता है और फिर उसके बाद 2 वीक के बाद हमारा चरकुहन ये जो कार्यक्रम होता है उसमें इसका बख्शिश दिया जाता है। तो और एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ कि ये जो हमारा परिसंवाद चल रहा है उसमें अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछने हैं तो आपके लिए अवधि है। कल सुबह जो पहला व्याख्यान होगा उसमें धर्माधिकारी सर और हम सभी लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे। तो आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आप लिखकर भेज सकते हैं। कल सुबह जब व्याख्यान शुरू हो जाएगा तो आप चैट बॉक्स में, नहीं तो क्वेश्चन आंसर्स के चैट में आप ये क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो वो वैद्य रेणुका गायर जी धर्माधिकारी सर तक पहुंचाएंगी और आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। तो बी रेडी विथ योर क्वेश्चंस। और यहाँ पे आज का ये सेशन खत्म होता है। धन्यवाद।